फिर से एक बार आज का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। टीएमसी से बगावत करने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। शुवेंदु ने टीएमसी विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक उनकी जल्द ही दिल्ली आने की तैयारी, यानी कि शुवेंदु अधिकारी की। सूत्रों के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ, और वही खबर है कि शुवेंदु कल एक रैली में शामिल होने के बाद दिल्ली कूच करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी शनिवार तक बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। तो ममता बनर्जी और टीएमसी की बात कहें और आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखें तो उस सब को देखते हुए शुवेंदु अधिकारी का जाना टीएमसी के जनाधार पर एक झटके की तरह है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। कांग्रेस के विधायक शुवेंदु अधिकारी थोड़ी देर पहले स्टेट असेंबली में आकर अपना त्याग पत्र वो सेक्रेटरी को सौंप कर गए। स्पीकर अंदर मौजूद नहीं थे, इसलिए त्याग पत्र को इस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन वो महज एक औपचारिकता बनकर ही अब रह गया। शुवेंदु अधिकारी अब तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहेंगे, ये भी तकरीबन साफ हो चुका। हालांकि वो अपने पार्टी से अभी भी रिजाइन नहीं किए हैं। वो वापस कोलकाता से अपने घर की तरफ, पूर्व मेदिनीपुर की तरफ वो रवाना हो चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी बहुत आशावादी लग रहा है इस समय उनको, और उनका कहना है कि ये बस एक समय का इंतजार है जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी में आकर वो ज्वाइन करेंगे। और जो सूत्रों के हवाले से खबर कि शुवेंदु अधिकारी दिल्ली भी जा सकते हैं, वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिल सकते हैं और वापस 19 तारीख को जो एक बहुत बड़ी रैली है अमित शाह की मिदनापुर जिले में, उस मिदनापुर जिले में अमित शाह के साथ शुवेंदु अधिकारी को भी एक ही मंच में देखा जा सकता है। तापस सेन गुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता। टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी के तेवर कड़े हैं और पार्टी से इस्तीफा देने की वजह उनकी ममता बनर्जी से नाराजगी है। शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा देना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। एक तरफ शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है, मंत्री रहे थे, उन्होंने पार्टी अब एक तरीके से इस्तीफा देने के बाद ये तय कर दिया वो पार्टी भी छोड़ देंगे। वहीं ममता बनर्जी चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है और पहले से ही तमाम राजनीतिक हिंसाओं के चलते पश्चिम बंगाल जिन सुर्खियों में है उनमें वो दबाव में भी हैं। चुनाव आयोग भी पहुंचे बीजेपी के तमाम नेता, लिहाजा ये तो तस्वीरें पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत कुछ कहती हैं। तो शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है, जी हां, टीएमसी विधायक पद से, और ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए। करीब 65 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जहां पर शुवेंदु अधिकारी अपना प्रभाव रखते हैं, इसीलिए ममता बनर्जी के लिए अब ये स्थिति विकट हो गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। एआईएमआईएम का जिक्र बार बार आ रहा है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो अपना घर संभाले। साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक साफ इशारा दिया कि अब तक शायद ममता बनर्जी का मुकाबला या सबका किसी अच्छे मुसलमान से नहीं पड़ा, और ये तमाम चीजें बताती है तमाम आगे आने वाले चुनाव की। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। 7 दिसंबर की घटना जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। 10 दिसंबर की बात करें जब जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ। शुभ्रा। बिल्कुल, और ये गहमा गहमी पश्चिम बंगाल में लगातार चल रही है क्योंकि कुछ ही महीने चुनाव बाकी हैं, लेकिन टीएमसी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हर हिंसा की घटना के बाद बीजेपी का निशाना ममता बनर्जी की सरकार होती है। राष्ट्रपति शासन तक की मांग बीजेपी कर चुकी है और इन सब के बीच शुवेंदु अधिकारी का छोड़कर जाना जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला, क्योंकि सीधे सीधे ममता के वोट बैंक पर शुवेंदु अधिकारी का जाना असर कर सकता है।
चलिए अब आपको बता देते हैं शुवेंदु अधिकारी आखिर हैं कौन, क्यों इतना सुर्खियों में है। नंदीग्राम आंदोलन से शुवेंदु अधिकारी सुर्खियों में आए थे। आप नंदीग्राम आंदोलन के बारे में जानेंगे तो शुवेंदु अधिकारी उसकी सुर्खियों में उसके चलते सामने आए थे और इस आंदोलन के नायक कहे जाते थे शुवेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी ने खुश होकर शुवेंदु को अहम जिम्मेदारी दी थी। 2007 में पूर्वी मेदिनीपुर में नंदीग्राम आंदोलन हुआ था और उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, अगुवाई की थी उसकी शुवेंदु अधिकारी ने। इसलिए समझ लीजिए आपकी जमीन पर कितना प्रभाव होगा शुवेंदु अधिकारी का, और उसी का फायदा अब अगर बीजेपी लेना चाहती है तो आप इसे पश्चिम बंगाल की आगामी चुनाव से जोड़ करके देखिए और समझिए कि कैसे समीकरण धीरे धीरे अपने पाले में करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी हाँ, 2009 से कांथी दक्षिण सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं शुभ्रा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीपीएम जो सरकार थी वामपंथ की, उसको झटका देने में शुवेंदु अधिकारी के इस आंदोलन ने खासी भूमिका निभाई थी, तो लिहाजा बहुत प्रभाव है शुवेंदु का। 2016 चुनाव में शुवेंदु की भूमिका आप देखिए, 65 सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है। टीएमसी ने इन इलाकों में 36 सीटें जीत ली थी, यानी कि आधे से ज्यादा सीटें टीएमसी ने जीत ली थी। 2011 के मुकाबले 8 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुई थी टीएमसी। और इन इलाकों में 2011 के मुकाबले 8% वोट शेयर भी टीएमसी का बढ़ा था। लिहाजा जिम्मेदारी आती है शुवेंदु अधिकारी की उस भूमिका पर। तापस सेन गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। तापस, तमाम बातें मैंने और मेरी सहयोगी शुभ्रा ने शुवेंदु अधिकारी को लेकर रखी और साथ ही अब तक जो वहां पर समीकरण बनते दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, शुवेंदु का जाना ममता के लिए कितनी बड़ी चोट है, कितना बड़ा झटका है। एक तरीके से अपने पार्टी के कैडर को एक बड़े नेता के पीछे चलाना आगे की तरफ, जिसमें शुवेंदु का नाम हो सकता था, वो हटकर अगर बीजेपी की तरफ जाता है तो क्या पूरी तरह से रणनीति बिगड़ती है टीएमसी की? जी बेशक, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी एक बहुत बड़े मास लीडर है, उनका जाना एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि वो अभी भी जो पार्टी मेंबरशिप से उन्होंने अभी रिजाइन नहीं किया, लेकिन वो महज एक औपचारिकता बनकर अभी रह गया है और ये उम्मीद जताया जा रहा है 2 से 3 दिन में वो शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और शायद अमित शाह के साथ 19 तारीख की जो रैली है पश्चिम मिदनापुर में, वहां पर शुवेंदु को देखा जा सकता है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन आपने एकदम सही कहा कि शुवेंदु अधिकारी जैसा एक बहुत बड़ा नेता जिसे मास लीडर के तौर पर देखा जाता है, अगर वो जाते तो पार्टी का पार्टी शुवेंदु अधिकारी के साथ इस समय कई सारे नेता तृणमूल के, चाहे वो एमएलए हो, एमपीज हो, वो लोग अच्छे संपर्क में हैं। अगर शुवेंदु अधिकारी जाते तो फिर बाकी लोगों के लिए कैंप शिफ्ट करना सिर्फ वक्त की एक नजाकत होगी। तो और आपको बता दें कि आज सुबह सुनील मंडल जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं ईस्ट बागवान से, उन्होंने भी खुलकर आज मीडिया को बाइट दिया, जहां उन्होंने पार्टी के फंक्शनिंग को लेकर सवाल उठाया। जितेंद्र तिवारी ने आज सवाल उठाया। कई सारे एमएलए कुछ दिनों से कुछ मंत्री उन्होंने जो बात हम कर रहे हैं तापस, जाहिर है कि ममता बनर्जी तो राजनीति की कच्ची खिलाड़ी है नहीं, उनको तमाम बातें पता है और ये भी जानती है ममता बनर्जी के शुवेंदु अधिकारी के जाने से टीएमसी को आगे वाले चुनाव में क्या नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद अगर वो ये बयान देती हैं कि बगावत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, या फिर जिन्होंने पार्टी से फायदा लिया उसके बाद वो बगावत कर रहे हैं, उन्हें वो पहचानती हैं, जानती हैं, अगर इस तरह के आक्रामक तेवर उन्होंने दिखाया, आखिर ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को समझते हुए क्या चल रहा है टीएमसी के अंदर? देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा है भारत के राजनीति में कि ममता बनर्जी खुद जानती है, वो दौरे पर है अलग अलग जिलों में, कि उनके नाम पर वोट आता है, उनके पोस्टर्स पर वोट आता है, कि किसी भी नेता का कोई औकात तृणमूल कांग्रेस में है नहीं, ये उनको बाखूबी मालूम है। लेकिन जो समस्या है वो समस्या कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर को लेकर है और ये दोनों ही ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी हैं। और इस समय जो समीकरण बन चुका है, ममता बनर्जी को पता है कि ज्यादातर नेता शायद पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, तो इस समय अगर वो भी छोड़ के चले जाते हैं, बीजेपी हो या किसी और पार्टी में, और दूसरी अगर प्रशांत किशोर को भी हटाया जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का भरपा ही ममता बनर्जी को इस समय करना पड़ रहा है। तापस, आपने बहुत बेहतर कहा यहाँ पर, लेकिन मेरा सवाल अब सीधा वो कि कहते हैं कि कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई एक वजह होती है। शुवेंदु अधिकारी एक बड़े नेता रहे हैं टीएमसी के, बड़ा खासा उनका जनाधार रहा है। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो ऐसी बात तो नहीं कि यहां पर उनका बड़ा जनाधार है, वहां पर एक आम कार्यकर्ता बन जाए। एक वो सौदा क्या हुआ होगा अगर वो बीजेपी जा रहे हैं? क्या पद मिलेगा, क्या जिम्मेदारी मिलेगी, बीजेपी में किस जगह वो रहेंगे, कितना प्रभाव होगा? क्या ऐसी कुछ खबरें मिल रही हैं अगर शुवेंदु बीजेपी जाते हैं तो?
देखिए, ऐसी कोई भी बातें सामने साफ तौर पर नहीं आई, क्योंकि बीजेपी नेता या फिर शुभेंदु अधिकारी कोई भी इस बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं समझे, खासकर मीडिया से इनफॉर्मल किसी तरह बात नहीं किया जाए। लेकिन एक चीज साफ है, अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी चाहते हैं और बीजेपी अगर सत्ते में आ जाता है पश्चिम बंगाल, तो फिर शुभेंदु अधिकारी एक किंग मेकर के तौर पे रहेगा। जो पार्टी का बहुत हद तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे शुभेंदु अधिकारी को दिया जाएगा। वो एक बड़े पद पर होंगे, एक तो पार्टी के, दूसरी ओर एक मंत्री के तहत भी हम उन्हें देख सकते हैं। ये तो साफ है। तो ये इस समय क्या सौदा हुआ होगा बीजेपी के साथ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त ये स्पेकुलेशंस के तौर पर ही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो सिर्फ किसी के आश्वासन में जाने वाले इंसान है नहीं। और अमित शाह भी बाखूबी जानते हैं कि किसी को लेना है पार्टी में, तो पार्टी में उनके साथ और कितने लोग आएंगे। ये समीकरण बीजेपी पूरे भारत में जहां जहां राजनीति में वो इस तरह का सिचुएशन खड़ा हुआ है, बीजेपी भी गिव एंड टेक पॉलिसीज में बिल्कुल। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि 2 दिवसीय दौरा अमित शाह का होने वाला है 19 तारीख को। उसी में शुभेंदु अधिकारी बहुत संभव है कि बीजेपी ज्वाइन कर ले और बीजेपी के साथ मंच शेयर करते हुए, अमित शाह के साथ मंच शेयर करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जो आप पूरा गेम प्लान बता रहे हैं तापस, बीजेपी की ओर से कौन कौन लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे और शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा देना और उसके आगे का जो पूरा प्लान रहेगा, उसमें कौन कौन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं बीजेपी की ओर से? आता है वो है मुकुल रॉय, क्योंकि मुकुल रॉय ने शुभेंदु अधिकारी को नेता बनते हुए देखा है और कहीं ना कहीं मुकुल रॉय ने काफी पैरवी भी की थी जब नंदीग्राम का जो सिलसिला चला था, शुभेंदु अधिकारी मेन चेहरा बनकर उभर आया था। तो उस समय ऑब्वियसली अभी मुकुल रॉय नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, तो उनका डिसीजन को माना जाता है बीजेपी में। तो एक तो मुकुल रॉय थे, तो दूसरे और कई सारे ऐसे चेहरे थे, जैसे आप सौमित्र खान को पकड़ लीजिए जो बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल के, उनके साथ भी शुभेंदु का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। तो इन समीकरणों को अगर जोड़ा जाए तो जो भी तृणमूल से गया है वो बेशक शुभेंदु अधिकारी के लिए पैरवी किया होगा, तभी जाकर, और शुभेंदु का जो ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस रहा है, वो चौके छक्के जो इतने सालों से मारते आए हैं, इसको भी नजरअंदाज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाएगी। खासकर अमित शाह जैसे लोग राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो कभी भी इस चीज को इनकार नहीं कर पाएंगे। और बीजेपी में आने के बाद अगर वो जाते हैं तो जाहिर सी बात है टीएमसी का जनाधार खिसकेगा और बीजेपी का बढ़ना तय है। बहुत शुक्रिया तापस, हमारे साथ तमाम जानकारियां यहां पर शेयर करने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर 1971 के युद्ध से जुड़ी, जहां पर पाकिस्तान पर भारत की विजय की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। इस आयोजन के दौरान 4 विजय मशाल प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत के साथ 3 सेनाओं के प्रमुख उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार 2 तस्वीरें इस वक्त अलग अलग आप तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल की, जहां पर ये स्वर्णिम मशालें प्रज्वलित की गई। सीडीएस बिपिन रावत, तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौजूद रहे। एक ऐसा दिन भारत के सैन्य इतिहास में जो मील का पत्थर कहा जाता है, ये विजय दिवस भारत की श्रेष्ठता को भी साबित करता है। For a sense of duty and obligation to comrades, youngsters, which is a स्वर्णिम विजय मशाल फ्लेम ऑफ ग्लोरी यहां से चारों दिशाओं में भेजी जाएंगी। युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे। 5 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया, सुखोई अपाचे ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। एक स्वर्णिम मशाल, 4 स्वर्णिम मशाल जलाई गई। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी और देश ने नमन किया उन वीर शहीदों को जिन्होंने 1971 में भारत की विजय गाथा लिखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो भारत के लिए गौरव का क्षण और फिर से एक बार हर एक भारतवासी ने उस गर्व को महसूस किया। इन तस्वीरों को आप देखिए, स्वर्णिम क्षण और स्वर्णिम मशाल को जलाते हुए, प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 स्वर्णिम मशाल, विजय मशाल वहां पर जलाई गई और किस तरीके से उस पल को सभी लोगों ने याद किया, हर नागरिक ने याद किया जिसने भारत का सीना चौड़ा कर दिया था।
और आइए रुख करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 7वें चरण के लिए आज मतदान हुआ। 1 बजे तक 47% मतदान हुआ है। 31 सीट के लिए वोटिंग हुई थी। और अब 22 दिसंबर की तारीख, वो तारीख जबकि नतीजों का इंतजार सभी करेंगे। लेकिन एक बात यहां पर तय है कि घाटी के लोगों ने बुलेट को मात देते हुए बैलेट को बड़ी संख्या में चुना। और खास बात इस सब में ये भी कि ये तमाम जो चुनाव की प्रक्रिया चली है, इसमें जो परसेंटेज रहा वोटिंग का, उसने भी ये साबित किया कि अब अलगाववादियों के मंसूबे किसी काम के नहीं। दोपहर 1 बजे तक 47% मतदान और इसी तरीके से वोटिंग जो है वो बड़े पैमाने पर होती रही है। बड़ी संख्या में लोग इन चुनावों के लिए निकले हैं घरों से बाहर। डीडीसी चुनाव पर आरिश बिलाल की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डीडीसी चुनाव के 7वें चरण का चुनाव अब समाप्त हो चुका है। आज सुबह 7 बजे ये वोटिंग शुरू हुई। हालांकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान जो है वो 0 से कई डिग्री नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी सर्दी के बावजूद भी लोग अच्छी खासी संख्या में लोग घरों से बाहर आए और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। गांधरबल में इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे हमने आज सुबह देखा कि लोगों की लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथों के बाहर खड़ी थी और वो इंतजार कर रहे थे कि कब उनके टर्न आए और वो अपने अपने मत का इस्तेमाल करें। हालांकि पिछले 6 चरणों में जो वोटर टर्न आउट रहा कश्मीर घाटी में, वो तकरीबन 50% के करीब रहा और इस बार भी हमें उम्मीद है कि वोटर टर्न आउट जो है वो 40 से 50% के दरमियान होगा। हालांकि जम्मू में वोटर टर्न आउट अच्छा खासा रहा है। वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो घरों से बाहर आके उन्होंने मत का इस्तेमाल किया है। प्रशासन की अगर बात करें तो उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत अच्छे बंदोबस्त किए थे। किसी भी जगह से किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। मल्टी टियर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है ताकि एक सिक्योर माहौल बनाया जाए और लोग घरों से अच्छी तरह घरों से बाहर निकल के अपने मत का इस्तेमाल करें। और यही हमने पिछले 6 चरणों में भी देखा और इस चरण में भी हमने देखा कि काफ़ी सिक्योर माहौल रहा और किसी भी इंसिडेंट की कोई खबर कहीं से भी नहीं आई। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद फई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज़, गांधरबल। और इस बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को 2 सैनिकों को मार गिराया। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को पहली बार मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले 10 दिसंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराया था। उसके पीछे भी युद्ध विराम का उल्लंघन ही था। दरअसल एलओसी पर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के मकसद से पाकिस्तान हैवी शेलिंग करता रहा है, लेकिन हर बार आतंकी घुसपैठ का आईएसआई का प्लान भारतीय सेना फेल कर देती है। तो देखिए फिर से एक बार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। ये हर बार सरहद के उस पार से कोशिश की जाती है पाकिस्तान की ओर से और इस बार भी सीजफायर का उल्लंघन फिर से एक बार पाकिस्तान ने किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने सबक सिखाया है पाकिस्तानी सेना। जम्मू से लेकर पुंछ तक के रास्ते में नौशेरा पर और राज सुंदर बनी तमाम जगहों पर पाकिस्तान इस तरह से सीजफायर का उल्लंघन करता रहा है। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और ये मिजाज बदलते ही जगह जगह बर्फबारी की तस्वीरें आ रही हैं। पहाड़ी इलाकों में अगर बर्फ गिर रही है तो मैदानी इलाकों में भी खासा असर हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, शिमला, इसके साथ ही मुंबई की तस्वीरें आप देखिए। धर्मशाला, लेह, गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, पहाड़ी इलाके हैं ज्यादातर, लेकिन मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का असर हुआ है। यहाँ पर भी ठंड बढ़ गई है। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोग अलाव जलाकर ठंड पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ, मुंबई का भी वही हाल है। जयपुर में देखिए किस तरीके से कोहरा छाया हुआ रहा और बर्फबारी की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में खूबसूरत, लेकिन इसके साथ ही वहां पर सड़कों पर भी असर पड़ा है। कई जगह सड़कें ब्लॉक हो गई, जिसे हटाने का काम हो रहा है। राजीव, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब आप तस्वीरें दिखा रही थी शुभ्रा, तो मैं मुंबई की भी तस्वीरें देख रहा था और मुंबई पर भी खासा असर हो रहा है इस पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का। बिल्कुल, और ये 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बर्फबारी के बाद रास्ते ब्लॉक हो गए और उन्हें लगातार हटाने का काम किया जा रहा है ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। बर्फबारी पर्यटकों के लिए खासतौर से आकर्षण का सबब बनती है, लेकिन इसके साथ ही काम कैसे चल रहा है सड़कों पर, ये भी आपके सामने है।
पूरे उत्तर भारत की तरह जम्मू कश्मीर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। हम इस समय जम्मू शहर के ठीक बीचों बीच तवी ब्रिज पर हैं और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की जो रफ्तार है वो अपने आप में बताती है कि किस तरीके से इस वक्त शीतलहर का यहाँ पर असर है। पूरे जम्मू शहर को इस वक्त जो है आपको बता दूं कि घने कोहरे की चादर ने अपने अंदर समेटा हुआ है और इसी वजह से गाड़ियों की रफ्तार कम है। जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं वो पूरे तरीके से अपने आप को कवर करे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये सर्दी पड़ रही है और अगर इसमें कोई लापरवाही की जाती है तो वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकती हैं कि क्योंकि इस वक्त कोरोना का समय है और आपको पता है कि जिस तरीके से कोरोना से सर्दी, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी, निमोनिया जैसी परेशानियां होती हैं, वहीं इस घने कोहरे से, इस घनी जो सर्दी से जो है कड़ाके की ठंड जो है वो भी कहीं ना कहीं अस्थमेटिक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती हैं। आप इस तरफ देखें तो अपने आप में साफ दिखता है कि पूरा का पूरा जो इलाका है इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है और यहाँ से सिर्फ कुछ ही मीटर दूरी पर जो दूसरा पुल है जिस पर गाड़ियां दौड़ रही हैं वो यहाँ से बिल्कुल नहीं दिख रहा है और विजिबिलिटी काफी लो है। इसी वजह से जो सुबह फ्लाइट्स हैं आपको बता दूं कि उस पे भी इसका असर पड़ा है और फ्लाइट्स जो हैं वो डिले चल रही हैं। 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में जो बारिश हुई, बर्फबारी हुई, उसके बाद जो है ऐसी स्थिति जो है यहाँ पे बनी हुई है। तो पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भी उसका असर, ठंड अचानक बढ़ गई है। आप भी अपना ख्याल रखिए, ठंड से बचकर रहिए। आज का रिपोर्टर में इतना ही। नमस्कार।